हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ वो है आज के दो टॉपिक, संरचनात्मक हिंसा और दूसरा क्वेश्चन है न्याय की अवधारणा। इसके दो क्वेश्चन मैंने अभी आपको पहले शेयर किए इस असाइनमेंट के। ये जो हम कर रहे हैं गांधी जी वाला, ठीक। तो पहला तो क्वेश्चन था उपनिवेशवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, वो क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारा 21वीं सदी में क्या हमारा जो है वो गांधी जी का सत्याग्रह है प्रासंगिकता में है कि नहीं है, वो हमने किया है। और आज मैं आपको इसका तीसरा क्वेश्चन करवा रही हूँ, वो है संरचनात्मक हिंसा। ठीक। संरचनात्मक हिंसा हिंसा का ही एक रूप है जिसमें कुछ सामाजिक संरचना या सामाजिक संस्था लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों या अधिकारों को पूरा करने से रोककर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, जैसे इसमें है कि वो नहीं कि डायरेक्ट मारपीट करके किसी से हिंसा करना है। इसमें हम किसी सामान को नुकसान पहुंचा के उनके सरकारी चीज़ों को नुकसान या सार्वजनिक चीज़ों को या अपनी जरूरत पूरा करने के लिए कुछ लोगों को बंधक बना के, तो ये हिंसा संरचनात्मक हिंसा में आता है। यह शब्द सबसे पहले नॉर्वेजियन समाजशास्त्री जॉन गाल्डुंग ने इसे 1969 में अपने लेख हिंसा शांति और शांति अनुसंधान में प्रस्तुत किया था। गाल्टुंग के अनुसार अप्रत्यक्ष हिंसा में संरचनात्मक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की हिंसा सम्मिलित है। यह एक हिंसा है जो गोली, बंदूक या परमाणु बम से न चोट करती है और या मारती है, बल्कि गरीबी, मृत्यु और अत्यंत पीड़ा के द्वारा सामाजिक संरचनाओं द्वारा दिया गया है। संरचनात्मक हिंसा राजनीतिक दमन और शोषण के रूप में होती है, जब सामाजिक संरचना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मृत्यु या पीड़ा का कारण होता है। उदाहरण के लिए से सभी के लिए काफ़ी मात्रा में अनाज होते हुए भी जब लोग भूख से मरते हैं तो वितरण व्यवस्था संरचनात्मक हिंसा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कि गोली बारूद से जो हिंसा हो रही है वो है, इसमें ये जो समाज द्वारा बनाया गया हिंसा होता है वो। ठीक है, जिसमें कुछ अपने मकसद को पूरा करने के लिए लोगों के साथ वैसा व्यवहार करते हैं। जैसे है, यद्यपि प्रत्यक्ष हिंसा की ओर जल्दी ध्यान, जो हमें सामने से मारपीट होता है, हिंसा वो हमें दिख जाता है, जैसे किसी को मारना। ठीक है, जबकि अप्रत्यक्ष हिंसा जो होती है, जो संरचनात्मक हिंसा है, वो हमें जल्दी उसका ध्यान और जल्दी उसका उपचार नहीं हो पाता। प्रत्यक्ष हिंसा की ओर जल्दी ध्यान आकर्षित होता है क्योंकि वह शीघ्र चोट देती है या मारती है तथा इसका उपचार भी जल्दी हो जाता है। गाल्टुंग का मानना है कि हिंसा असमान, अन्यायपूर्ण और गैर भागीदार सामाजिक संरचनाओं में पनपती है क्योंकि इसमें कम आमदनी, कम शिक्षा, खराब स्वास्थ्य और निम्न जीवन दर जैसे सामाजिक समूहों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की शांत अप्रत्यक्ष हिंसा की मानवीय और सामाजिक कीमत प्रत्यक्ष हिंसा के नुकसान से अधिक होती है। इस प्रकार की क्रमबद्ध हिंसा में से एक बड़ी आबादी की मूल मानवीय आवश्यकताओं को नकारती है। ठीक है, इसमें हमारी जो है मानवीय जो आवश्यकता है बुनियादी, उसमें उसको नकारना एक तरह की अप्रत्यक्ष हिंसा है। नस्लवाद, छुआछूत, ये भी सबसे बड़ा संरचनात्मक हिंसा के दो उदाहरण। इन दोनों हालातों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना पीड़ितों को दबाने और शोषण के द्वारा संरचनात्मक हिंसा प्रदान करते हैं। गरीबी और अविकास की मानवता पर क्रूर प्रकार की हिंसा प्रदान करते हैं। सन 1984 में जर्मन पीस पार्टी के संस्थापक पैजोकोली का कहना है कि विकासशील देशों में दुनिया की 2000 मिलियन की एक तिहाई आबादी भूख और कुपोषण का शिकार है। उनमें से 25% के बच्चे अपने 5वें जन्मदिन के पहले ही मर जाते हैं। इस 6 भयंकर बीमारियों से मरने वाले इस वर्ष जो है 6 भयंकर बीमारी से मरने वाले में से लगभग 15 मिलियन का प्रतिशत इन्हीं का है। प्रत्येक बच्चों पर टीकाकरण का खर्च 3 पाउंड आता है, लेकिन ऐसा ना करने से प्रत्येक 5 मिलियन की मौत होती है। ये संरचनात्मक हिंसा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब तक फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे संरचनात्मक हिंसा कैसे होती है। ये एक अप्रत्यक्ष हिंसा है, ये भी एक हिंसा का प्रकार ही है। संरचनात्मक हिंसा के किससे कम दिखाई पड़ती है क्योंकि अधिकतर शोषण या भूख और बुराई पैदा करने वाले संरचनाओं से मिलते हैं। अशक्त और हाशिए पर आने वाले लोग संरचनात्मक असमता के कारण दुखी होते हैं और मर जाते हैं। समाज में संसाधन के असमान और अनुचित वितरण और समाज सेवाओं पर जीवन रक्षक सुविधाओं तक पहुंच न रखने को इसके साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है।
इसकी रोकथाम कैसे हो सकता है? वर्तमान समय में गांधी की सनातन हिंसा पर विचार अति सार्थक है। यद्यपि अब राज्यों के बीच हिंसा कम हो गया, परंतु असैनिक हिंसा में वृद्धि हो रही है। जैसे लोग अपने ही साथियों को मार रहे हैं, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। यह राज्य अपनी नागरिकों के विरुद्ध हो रहा है। कमजोर वर्ग के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। महिलाओं के विरुद्ध, जातियों के विरुद्ध, समुदाय के विरुद्ध हो। भारत में नक्सलवाद का विकास क्रमबद्ध लंबे समय से आदिवासियों के विरुद्ध शोषण और अमानवीयकरण का हाथ रहा है। गांधी ने इसीलिए इसमें कहा है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर गांव विकास, स्वदेशी तरीके की बात की है। गांधी ने आर्थिक समानता के लिए सर्वोदय का सिद्धांत दिया, सबका उदय। इसलिए उनका संरचनात्मक हिंसा का जवाब अहिंसा और सर्वोदय था। इसलिए उन्होंने कहा कि इस हिंसा को रोकने का यह है कि कमजोर वर्ग का शोषण ना हो, ये ना हो, तो सबको अहिंसा का जवाब देना अपनाना है। साथ में सर्वोदय, सबका उदय हो। अहिंसा उपचार करती है। वहीं एक सर्वोदय क्या करती है? एकता उत्पन्न करती है, जो ऊंच नीच, अमीर गरीब और कमजोर शक्तिशाली, अच्छे बुरे आदि में कोई भेदभाव नहीं करती है। तो ये फ्रेंड्स से आपका आंसर था संरचनात्मक हिंसा का। ठीक है, अब हम करेंगे न्याय की अवधारणा। ठीक है फ्रेंड्स, न्याय की अवधारणा, जो इसका आंसर मैंने तैयार किया है वो आप देख सकते हो। न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को वह देना जिसका वह हकदार है। न्याय और निष्पक्षता निकट से जुड़े हुए शब्द हैं, जिन्हें कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, न्याय सबसे महत्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक अवधारणाओं में से एक है, जिसकी कोई सामान्य परिभाषा नहीं है। न्याय एक विकासवादी अवधारणा है। प्राचीन यूनानी सभ्यता से लेकर आधुनिक समय तक न्याय शब्द के अर्थ में आए बदलाव का जानना दिलचस्प है। और एक राजनीति में सबसे जो हम पढ़ रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान, जो इसमें कोई परिभाषा एक सी नहीं होती है। सबके अनुसार, सबके समय समय पर यह परिभाषा बदलती रहती है। न्याय की या किसी भी जो चीज़ है राजनीति में समय के साथ, समाज के अनुसार परिभाषा बदल जाती है, अवधारणाएं बदल जाती हैं। न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। भारतीय संविधान के निर्माता देश में न्याय की स्थापना की आवश्यकता के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इसे भारतीय संविधान में शामिल किया जाए। इसमें राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि कानून व्यवस्था का कामकाज न्याय पर आधारित हो, उसे समान अवसर प्रदान करना चाहिए और साथ ही निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करके यह सुनिश्चित करना चाहिए किसी भी नागरिक को उसकी आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने में किसी भी अवसर से वंचित ना किया जाए। निष्कर्ष के तौर पर हम यह कहेंगे कि न्याय का प्रवर्तन किसी राष्ट्र के बेहतर राजनीतिक जीवन के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। बेहतर लोकतंत्र के लिए हमें न्याय के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। अब ये नहीं कि न्याय तो हमने बना दिया, उसको हम लागू नहीं कर रहे हैं, लागू करना भी आवश्यकता है, क्रियान्वयन करना भी। न्याय के सभी रूपों को उपस्थिति के बिना कोई भी समाज संवैधानिक समाज के रूप में विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसे ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस अवधारणा को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ भाग 3 और 4 में भी शामिल किया है। न्यायोचित दृष्टिकोण पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने के लिए सरकार के तीनों अंगों के बीच समन्वय की सख्त आवश्यकता है, तभी आपका न्याय जो है देश में सही से चल पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये टॉपिक मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, संरचनात्मक हिंसा, न्याय की अवधारणा।